नमस्कार दोस्तों कल हमने मेहदी हसन साहब को खराज अकीदत पेश किया था और मुझे ये लगा, बाद में महसूस हुआ कि ये बहुत कम है उनके बारे में। और अब भी जब कुछ एक बातें जब याद आई जहन में, तब भी लगा कि इतनी बातों से भी पूरा नहीं होगा उनका खाता, और लगता है कि उसमें बहुत कुछ दर्ज है जिसको दोहराना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल चंद एक बातें जो हैं जो कल छूट गई, जो बड़ी अहम है मेरी नज़र में, तो उनको ज़रूर मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात मित्रों ये है कि सोचने की बात ये भी है कि जितने भी हमारे अदीब हैं या जो फ़नकार हैं, उनमें ज़्यादातर ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी का जो आखिरी जो मकाम था वो सुखद नहीं मिला। बड़ी दारुण परिस्थितियों में, बड़े नाजुक हालात में उनको अपनी आखिरी सांस लेनी पड़ी और इससे कोई निजात मिलती दिखाई नहीं देती। मेहदी साहब शिखर पे पहुँचे हुए शख्स थे जिनको एहतराम सबसे पहले, जिनका सम्मान किया मार्शल अयूब खान ने, फील्ड मार्शल अयूब खान जो राष्ट्रपति थे वहाँ के। और उसके बाद परवेज़ साहब को लगा कि नहीं, अगर मैं नहीं करूँगा तो बात बनेगी नहीं, उन्होंने भी किया। और इसी बीच में ज़िया उल हक साहब, जिनके बारे में ये था कि उनको संगीत से, कलाकारों से, शायरी से बहुत नफ़रत है और उन चीज़ों को गैर इस्लामी मानते हैं, शरिया के ख़िलाफ़ मानते हैं, उनके बारे में ये आम तौर पे राय थी। लेकिन उनको उनके सलाहकारों ने बताया कि अगर आप मेहदी हसन साहब का इस्तकबाल नहीं करेंगे तो गलत अफवाहें फैलेंगी आपके बारे में, आपके किरदार के बारे में, और नुक्ताचीनी होगी, आप उससे बच सकते हैं। एक वक्त ऐसा भी आया मित्रों जब ज़िया उल हक साहब के एक सलाहकार ने शिकायत की मेहदी साहब की कि नहीं, वो तो ये करता है, वो तो वो करता है, वो बहुत सारी गज़लें ऐसी गाता है जिनमें इस्लाम की मुखालफत होती है, और उसने फैज़ साहब की बहुत सारी गज़लें जो हैं वो गाई हैं और जो इस्लाम के और शरिया के जो प्रावधान हैं, कानून हैं, उनसे मेल नहीं खाती। और एक वक्त ये भी आया कि उनको उसी सलाहकार ने ये भी मशवरा दे दिया कि साहब ऐसे शख्स को तो कोड़े लगाए जाने चाहिए। लेकिन दूसरे ही पल जब उन्होंने अपने बाकी सलाहकारों से मशवरा किया तो उन सब ने कहा कि नहीं, अगर आप ये बात करेंगे तो इतिहास में आपका नाम जो है वो बड़े गलत अंदाज से पेश होगा और आप इतिहास की हमदर्दी नहीं जीत पाएंगे, आप अच्छी इबारत वक्त की दीवार पे लिख के नहीं जाएंगे। बेहतर यह है कि आप इस मामले में परहेज़ रखें। ये शख्स बेहद लोकप्रिय है पूरे भारत में, पूरे पाकिस्तान में, पूरा इसका एहतराम है। और इस शख्स को इस तरह से अगर आपने थोड़ी सी भी अगर कोई बदसलूकी आपके शासनकाल में हो गई तो ये बहुत महंगी पड़ेगी और आपके किरदार पर उंगलियां उठेंगी। आखिर ये तय हुआ कि चलिए, कोड़ों की बात छोड़िए, सज़ा की बात छोड़िए, इनको सरकारी फंक्शंस पे बुलाया ना जाए और कोशिश की जाए कि उनको परहेज़ से दूर रखा जाए, सरकारी फंक्शन से, सरकारी अदारे से दूर रखा जाए। और लेकिन जब ये मशवरा आया कि अगर आपने बिल्कुल दूर रखा, इनको इग्नोर भी किया, तो आफ्टर ऑल ये भी एक आप पर एक इल्ज़ाम आएगा कि आपने इतने बड़े फ़नकार, इतने बड़े कलाकार का सम्मान तक नहीं किया। तो आखिर बीच का रास्ता निकाला गया कि इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का एक अवार्ड ज़िया उल हक के खाते से भी दिलवा दिया गया ताकि उन पे कोई इल्ज़ाम ना आए। वैसे ज़िया उल हक ज़ाती तौर पे सख्त खिलाफ थे संगीत के, संगीतकारों के, कलाकारों के और स्टेज एक्टर्स के। तो उनको लगता था कि ये लोग तो बिल्कुल बेवजह ही जो समाजी दस्तूर हैं उनमें खलल डालते हैं और इनका जो है इनको ज़्यादा अहमियत देना जो है वो कभी इस्लामी कानूनों के हक़ में नहीं होगा। बहरहाल बात हो गई, निपट गया मामला। लेकिन मित्रों, उनका आखिरी दिन जो है, जिनके बारे में बहुत कुछ मुझे एक किताब पढ़ने का मौका मिला, ये आसिफ़ नूरानी साहब हैं और मेहदी हसन, द मैन एंड द म्यूज़िक, एक किताब आई थी एक पत्रकार पाकिस्तानी आसिफ़ नूरानी साहब की। तो उन्होंने उसमें बहुत सारे संस्मरण दिए और सबसे जो तकलीफ़ दे संस्मरण ये था कि मेहदी साहब को कुल मिला के तकरीबन 12 साल अस्पतालों में बार बार जाना पड़ा।
ज़्यादातर इलाज जो था इनका वो हुआ था इसमें आगा खां हॉस्पिटल कराची में। और जब वक्त आया कि लगा कि अब ये बचेंगे नहीं, तो उस वक्त हॉस्पिटल्स के अधिकारियों ने सोचा कि ये तो बचेगा नहीं और बिलों का भुगतान कौन करेगा। और क्योंकि इनके जितने भी नज़दीक के लोग थे वो सारे बिलों की रकम देख के वो कन्नी कतराने लगे थे और 52 लाख का बिल बना। 52 लाख का बिल कौन अदा करे, और ये इस बात पे बड़ी बहस होती रही। आखिर जब सिंध की हुकूमत को पता चला कि ये इतनी छोटी सी बात के लिए बिना वजह बेवजह एक मजाक बनाया जा रहा है सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन का और सारी की सारी मुल्क का, तो सिंध की सरकार ने 50 लाख रुपए की राशि आगा खां हॉस्पिटल के खाते में जमा करवाई और 2 लाख उनसे रियायत मांग ली, और इस तरह से इनके बिल अदा हुए। लेकिन इनके चाहने वाले करोड़ों थे तब भी। दिक्कत की बात ये थी कि बहुत सारे जो वहाँ के जो प्राइवेट चैनल्स थे, टीवी चैनल्स जो प्राइवेटली ओन्ड थे, उन्होंने भी इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। वो किसी भी ढब एक इजी चेयर पे इनको बैठा के और उनको फिल्माना चाहते थे और उनके सामने किसी नए गायक को इनकी गज़लें सुनाने के लिए मजबूर करते थे और एक कोने में व्हील चेयर पे इनको बैठा के उसको फिल्मा लेते थे, और उसके लिए कुछ चंद रुपए उनके परिवार वालों को दे दिए जाते थे। और वो रकम इतनी छोटी होती थी कि मैं आपसे अगर बांटूंगा तो मुझे भी महसूस होगा, शर्म आएगी। बहरहाल आप इस बात पे यकीन करिए कि वो चंद रुपए होते थे जो उनको अदा कर दिए जाते थे। और दूसरी बात ये भी थी कि उन दिनों में को प्राइवेट मीडिया के जो लोग इनसे मिलने के लिए, इन पर कोई फिल्म बनाने के लिए, इनसे इंटरव्यू के लिए आते भी, तो उनको भी परिवार के कुछ लोग तंग करते थे कि अगर आपने इंटरव्यू लेनी है, अगर आपने इनकी फ़ोटो भी खींचनी है तो आपको इतने पैसे अदा करने पड़ेंगे। मतलब इनकी एक एक सिमत के लिए, इनका एक एक पोज लेने के लिए आखिरी दिनों में भी इनके आसपास के नज़दीकी लोगों ने बिना लालच के कुछ भी नहीं किया। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक शख्स इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है और उसने अपने मुल्क को भी एक बहुत बड़ा मुकाम दिया है, और मुकाम भी ऐसा दिया है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि एक महफ़िल में, एक मुशायरे में फैज़ साहब नज़में पढ़ रहे थे और मुख्य अतिथि भी वही थे, तो उनसे बहुत फरमाइश हुई कि आप चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, ये गज़ल जो है गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले। आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी, बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गमगुसार चले। बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि जब फैज़ साहब से पुरज़ोर फरमाइश की गई कि उस गज़ल को हुजूर ज़रूर सुनाइए, तो उन्होंने एक ही बात कही कि बात यह है भाई, मैं इस गज़ल को ख़ुद भी बड़ा प्यार करता हूँ, मेरी अपनी रचना है, मैंने ख़ुद इसको रचा है, लिखा है और नज़्में हज़ारों बार पढ़ी है स्टेजेस पे, लेकिन जब से मेहदी हसन ने इसको गाया है उसके बाद मुझे लगता है कि मेरा इस गज़ल पे कोई हक़ ही नहीं है। जब कभी भी ये नज़म सुननी हो तो या तो मेहदी हसन साहब को बुला के उनसे सुन लीजिएगा, और या फिर उनकी जो यूट्यूब पे, उन दिनों यूट्यूब तो नहीं थी लेकिन उनके जो रिकॉर्ड हैं उन पे उनके गाए हुए जो रिकॉर्ड बने हैं, तो एलपीज़ जो हैं वो लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स, उसमें से आप लेके सुन लीजिए। लेकिन मैं अपने मुंह से अब उस गज़ल को आपके सामने पेश नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं बहुत छोटा पड़ जाऊँगा, क्योंकि मेहदी हसन ने इतना डूब के उस गज़ल को गाया है कि लगता है कि वाकई गुलशन के कारोबार चलाने वाली जो बात है, मुझे लगता है कि मैं तो बहुत कमज़ोर पड़ गया। अल्फाज मेरे हैं, लिखा मैंने है, लेकिन इसको जान जो बख्शी है वो उसने बख्शी है। तो इस प्रकार से इतना एहतराम जिस शख्स का था, उस शख्स का आखिरी जो बिल है उसकी अदायगी में भी चक्कर पड़ा, और उस शख्स के एक न्याज के लिए, एक फ़ोटोग्राफ के लिए, एक स्नैप के लिए, एक छोटे छोटे इंटरव्यूज़ के लिए 2 पल की हाज़िरी के लिए भी रिश्तेदारों ने, करीबी लोगों ने पैसे मांगे। ये एक बड़ी शर्मनाक बात होती है, लेकिन मित्रों ये होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको जब पहला जो स्ट्रोक हुआ था, 2 बार इनको मेजर स्ट्रोक हुए। पहला स्ट्रोक हुआ जिनमें इनकी ज़बान लड़खड़ा गई थी, शुरुआत हो गई थी, वो केरल में हुआ था, हमारे भारत में।
वहाँ पर एक परफॉर्मेंस के लिए गए हुए थे। परफॉर्मेंस में इतनी शिद्दत से इन्होंने आलाप दिया कि उस आलाप के बाद एकदम से, कुछ तो कहते हैं लोग कि तबले की थाप गलत पड़ गई थी, तबलची जो था वो तबला गलत बजा बैठा था, लेकिन शायद ऐसी बात नहीं है, इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई। बहरहाल उस फंक्शन के इमीडिएटली बाद इनको स्ट्रोक हुआ और उनकी ज़बान को लकवा मार गया और उसको बहाल करने में इनको बड़े अरसा लंबा लगा। और फिर दूसरा स्ट्रोक तब हुआ जब इनको दिल्ली भी इलाज के लिए लाया गया, तो उस वक्त भी ये चंद अल्फाज मुंह से निकाल पाते थे, एक शुक्रिया और एक वाह। तो इनके अलावा बाकी इनके मुंह से ज़्यादा लफ्ज़, ज़्यादा ये इनका तलफ़ुज़ इतना कमज़ोर पड़ गया था, ज़बान जो है वो फिसलती थी हर बात में। कहाँ एक गायकी का चरम पुरुष और कहाँ ये बेचारगी का आलम की वो दो लफ्ज़ों के अलावा कुछ भी कह ना पाए। तो ये बहुत सारी बातें छूट गई थी मित्रों, जो कल इनका ज़िक्र बहुत ज़रूरी था। एक कमज़ोरी की ज़रूर इशारा कर सकता हूँ कि मैं, कई बार ये भी होता है कि ऐसे फ़नकार जो हैं अपनी कमज़ोरियों का शिकार भी हो जाते हैं। हालांकि ये पियक्कड़ नहीं थे, दारूबाज नहीं थे, कभी कभार हो गया किसी महफिल में फंस गए तो थोड़ी बहुत ले ली, लेकिन इनको जो सबसे बड़ी मुसीबत थी कि सिगरेट को बुझने नहीं देना। चेन स्मोकर जिसे कहते हैं कि लगातार स्मोकिंग करना और तंबाकू वाला पान चबाना, ये दो इनकी कमज़ोरियाँ थी। और डॉक्टरों का ये कहना है कि ये दो कमज़ोरियाँ इनके लिए ख़तरनाक साबित हुई और 12 साल तक इस बंदे को तड़पना पड़ा। आप अंदाज़ा लगाइए कि वो तड़प एक गायक के लिए कितनी ख़तरनाक और कितनी हौलनाक और कितनी दर्दनाक होगी। वही हाल रेशमा का हुआ था, उसके बारे में फिर कभी बात। शुक्रिया दोस्तों, इतनी बातें आपसे बांट ली और बेहद शुक्रिया।